नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। भारत की तेजी से बढ़ती स्काईलाइन, फ्लाईओवर्स और मेट्रो लाइंस के पीछे एक साइलेंट फोर्स है, स्टील। आज इंडिया की स्टील इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो नहीं कर रही बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी नई ताकत दिखा रही है। इंपोर्ट्स घट रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जमशेदपुर जैसी सिटीज में बड़ी फैक्ट्रीज के साथ अब छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया की स्टील स्टोरी का ये नया चैप्टर। तेजी से बनते हाईवे, फैलता रेलवे नेटवर्क, ऊंची इमारतें, एयरपोर्ट, मेट्रो और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नए भारत की बदलती तस्वीर पेश कर रहे हैं और इस पूरे बदलाव के पीछे एक सेक्टर लगातार देश की रफ्तार को मजबूती दे रहा है, स्टील इंडस्ट्री। आज भारत दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में शामिल है, लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े प्लांट्स की नहीं, ये कहानी है उन सैकड़ों छोटी और मिड लेवल यूनिट्स की जो चुपचाप इस पूरे सेक्टर को मजबूती दे रही हैं। आंकड़े भी इस बढ़ते सेक्टर की कहानी बताते हैं। 2014-15 में जहां तैयार स्टील की खपत करीब 77 मिलियन टन थी, वहीं 2025-26 तक ये बढ़कर लगभग 163 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अब इसका असर आयात और निर्यात के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 में स्टील निर्यात में साल दर साल के आधार पर 29.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं आयात में 9.5% की कमी आई है। Steel industry, India is the bright spot. Our production levels have gone up drastically, almost up to 15%. We produced close to 152 million tons in financial year 25. Compared to that, in financial year 26, we produced 168 million tons. And our consumption has also been very good. We consumed almost 164 million tons. This is possible because of the positive outlook by the government of India, followed by the states. इस इंडस्ट्री की सबसे मजबूत पहचान बना हुआ है झारखंड का जमशेदपुर, जिसे देश की स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है और पूर्वी भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ टाटा स्टील है, जो भारत का सबसे पुराना और बड़ा निजी इस्पात संयंत्र है। आज जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1200 छोटी बड़ी कंपनियां और यूनिट्स भारत के स्टील उद्योग को मजबूती दे रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं आदित्यपुर गम्हरिया यानी कि जमशेदपुर का वो एरिया जहां से छोटी बड़ी कंपनियां मिलकर देश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत कर रही हैं। यहाँ स्टील सिर्फ प्रोसेस नहीं होता, बल्कि उसे अलग अलग इंडस्ट्रीज की जरूरत के हिसाब से ढाला जाता है। यहाँ तैयार होते हैं छोटे लेकिन बेहद अहम कंपोनेंट्स, जो आगे चलकर माइनिंग, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मशीनों का हिस्सा बनते हैं। इसी कड़ी में यहाँ कन्वेयर सिस्टम्स और उनसे जुड़े कई जरूरी पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स में कच्चे माल और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जमशेदपुर में ये औद्योगिक क्षेत्र स्टील उत्पादन की दुनिया में एक मजबूत कड़ी बन चुका है, जहां पर हर दिन हजारों टन स्टील के उत्पाद बनाए जाते हैं और यहीं से भारत दुनिया में स्टील के क्षेत्र में आज एक मजबूत देश बनकर उभर रहा है। नई टेक्नोलॉजी, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की नीतियां और घरेलू उत्पादन पर बढ़ता फोकस, इन सब के साथ भारत की स्टील इंडस्ट्री लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें जमशेदपुर एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। एशिया की सबसे बड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहीं पे है और सारी इंडस्ट्री टाटा पे ही डिपेंडेंट है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स सब हैं वो तो रेगुलर यूज़ होते हैं, मतलब जब तक स्टील इंडस्ट्री और माइंसेस रहेगी, ये हमेशा ही प्रोडक्ट यूज़ होते रहेंगे।
अब स्टील इंडस्ट्री सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी बन चुकी है, जहां तकनीक स्टील उद्योग की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला रही है और इस बदलाव को आगे बढ़ा रहे हैं जमशेदपुर के कुछ युवा, जो अपने स्टार्टअप्स के जरिए ऐसे स्मार्ट रोबोटिक सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब स्टील फैक्ट्रियों में भी होने लगा है। टिपिकली इस तरह की इंडस्ट्री स्टील एंड आयरन, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में होती है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लार्ज है और ऑटोनॉमी हमें अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में देनी होती है। रोबोट को एक अनस्ट्रक्चर्ड एरिया में काम करना होता है विद इट ओन इंटेलिजेंस। So here what we are trying to build is the overall technological stack that includes the hardware, the software and the autonomy that typically enables the robot to work in these industries. आज स्टील सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा की मजबूत बुनियाद बन चुका है। बड़े प्लांट से लेकर छोटी यूनिट्स और नई तकनीक तक हर कड़ी मिलकर देश को आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से मजबूत बना रही है। आज दुनिया फास्ट फॉरवर्ड मोड में है और इस रेस में इंडिया का यूथ सेल्फ मेड यानी आत्मनिर्भर फ्यूचर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनोवेशन हब्स इंडिया की एक नई ताकत बन रहे हैं, जो पूरे कंट्री में यूथ को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां आइडियाज रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। कहीं वायरलेस ईवी चार्जिंग पर काम हो रहा है तो कहीं क्लीन एनर्जी और स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस फ्यूचर को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बन रहा है फ्यूचर रेडी इंडिया। यहाँ युवा सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें स्टार्टअप में बदलना सीख रहे हैं। ये कोई साधारण कक्षा नहीं बल्कि एक ऐसा परिसर है जहाँ आइडियाज बनते हैं, टेस्ट होते हैं, पिच किए जाते हैं और तैयार होते हैं नए स्टार्टअप्स। एक छोटे से बीज को एक बड़ा पौधा बनने के लिए सही पानी, खाद और अच्छे माहौल की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही एक कच्चे आइडिया को मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनने के लिए एक इंक्यूबेटर की जरूरत होती है। इंक्यूबेटर यानी वो जगह जहां स्टार्टअप्स को फंडिंग, एडवांस लैब और एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलती है, वो भी एक ही छत के नीचे। हम मौजूद हैं अहमदाबाद के आई क्रिएट कैंपस में, जहां युवा इनोवेशन, क्रिएटिव सोच और कई स्किल्स सीख रहे हैं। यहाँ बिजनेस प्लानिंग, मार्केट समझ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इन्वेस्टर पिचिंग सब सिखाया जाता है। मेंटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर युवा अपने आइडियाज को असली स्टार्टअप में बदल रहे हैं। जब इतने सारे स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, इनोवेटर एक साथ होते हैं तो उनका एक सिनर्जिस्टिक एवोल्यूशन जो होता है उसके कारण उनका प्रोडक्ट बेहतर बनता है। कई सारे आइडियाज़ वो एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनका प्रॉब्लम, उनका स्टार्टअप जो है वो और बेहतर बन सकता है। और एक जगह पे होने के कारण उनको एक्सेस टू हमारा जो लैब्स है, वर्कशॉप्स है, मेंटर्स है, उनको बहुत अच्छे से एक्सेस मिलता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। इसके कारण उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट जल्दी होता है, उनकी कॉस्ट जो होती है डेवलपमेंट की और प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई चिमने गोस्वामी से, जो वॉटवेव के संस्थापक है और एक ऐसी नई तकनीक पर काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों की वायरलेस चार्जिंग को नया भविष्य देने वाली है। ईवी के इस दौर में उनका ये इनोवेशन चार्जिंग को बना रहा है ज्यादा स्मार्ट, तेज और पूरी तरह वायर फ्री। यानी अब प्लग इन का झंझट खत्म, बस पार्क करो और चार्ज हो जाओ। जैसे आप देख रहे हो मार्केट में डिफरेंट गाड़ियाँ आती है तो हर गाड़ी का अलग अलग चार्जर होता है, बट हमने जो वायरलेस चार्जर बनाया है उसमें आपकी 2 कॉइल रहेगी, एक ज़मीन पे लगी रहेगी और एक हमेशा गाड़ी में रहेगी। तो जब भी आपको चार्ज करना है, आपको जो ज़मीन पे लगी कॉइल है उसके ऊपर आपकी गाड़ी पार्क करनी है। जिसे आप पार्क करोगे वो खुद से चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रकार का कनेक्टर नहीं यूज़ करना है, ना केबल यूज़ करना है, वो वायरलेसली आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। वहीं यहाँ पुरु कुमार एक ऐसी विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जो कम हवा में भी बिजली बना सकती है। ये वर्टिकल डिजाइन पर आधारित टर्बाइन किसी भी दिशा में आने वाली हवा में काम कर सकती है। यानी अब क्लीन एनर्जी के लिए सिर्फ तेज हवाओं पर निर्भर रहना जरूरी नहीं होगा।
तो जैसे आपने नॉर्मल विंड टर्बाइंस देखे होंगे, बट जो हमारी विंड टर्बाइन है वो एक वर्टिकल एक्सिस डिज़ाइन पर बेस्ड है। आप जैसे देख सकते हैं इसके ब्लेड्स वर्टिकल हैं और ये किसी भी डायरेक्शन से आती हुई विंड में चल सकती है। इसे विंड की तरफ घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये डिज़ाइन हमने काफ़ी 2 साल की रिसर्च के बाद बनाया है, जो कि हमारा पेटेंटेड है। और हम इसे घर के ऊपर लगा सकते हैं, शहरों के बीच में लगा सकते हैं, जहाँ पे टॉवर की हाइट छोटी होती है और हमें क्लियर हवा नहीं मिलती। डिस्टर्बेंसेस से भरी हवा में भी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ये सोच अब फार्मिंग और एनवायरनमेंट तक भी पहुंच चुकी है। यहाँ एक स्टार्टअप ने बैटरी ऑपरेटेड स्मार्ट व्हीकल तैयार किया है जो खेती और कोस्टल क्लीनिंग जैसे कामों में मदद कर रहा है। ये मशीन खेती के काम को आसान और तेज बनाने के साथ साथ डीजल पर निर्भरता कम करने की कोशिश भी कर रही है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये कोई आम मशीन नहीं है। इसी इंक्यूबेटर के स्टार्टअप ने किसानों और नेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हम लोगों ने अभी 2 मशीन डेवलप किया है। एक एग्रोवर है जो स्पेशल खेती के लिए यूज होता है, दूसरा है सेंस्टर जो कोस्टल क्लीनअप्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। दोनों के दोनों मशीन बैटरी ऑपरेटेड है। एंड जो कन्वेंशनल जो ट्रैक्टर्स है वो फॉसिल फ्यूल लेड जो अपना व्हीकल्स है उसे चलते हैं। सो डीजल्स और ये सब उसके कारण थोड़ा प्रकृति को नुकसान होता है। सो उसकी जगह हम लोगों ने पूरा बैटरी ऑपरेटेड पूरा मशीन दोनों के दोनों बनाया है। भारत का ये इनोवेशन इकोसिस्टम युवाओं को आइडिया से इम्पैक्ट तक ले जा रहा है, जो भविष्य की स्मार्ट और सस्टेनेबल दुनिया बन रहा है। टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, ये कैंपस चीख कर बता रहा है कि भारत का युवा टेक का कंज्यूमर ही नहीं बल्कि अब उसका क्रिएटर भी बन रहा है। कौन सोच सकता था कि एक घास पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना सकती है। ओडिशा में उगने वाली सबई ग्रास से यहाँ की महिलाएं वीविंग करके बैग्स, बास्केट्स और दूसरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक बड़ा कदम उठा रही हैं। आज ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये सबई ग्रास इस गांव को बना रही है सेल्फ सस्टेनेबल। ओडिशा के मयूरभंज का एक खूबसूरत आदिवासी गांव गुजालडीही, जहां आज भी परंपरा गांव की मिट्टी और प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। सुबह सुबह लाल सफेद की सुंदर पारंपरिक साड़ियों में लाइन से चलती ये महिलाएं अपने हाथों में लिए हुए हैं सबाई घास। यही घास इन महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, जो इसी घास से बास्केट्स, मैट्स, ज्वेलरी, होम डेकोर और कई डिजाइनर प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं। और सबसे खास बात, इस काम ने गांव की महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी दी है। ये है सबई घास। ये कोई मामूली घास नहीं है। आज ये घास सैकड़ों महिलाओं के लिए रोजगार और सम्मान का एक जरिया बन चुकी है और इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं उषा रानी नायक और उनकी टीम। उषा रानी नायक, जिन्होंने शुरुआती पढ़ाई के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था, गरीबी और संघर्ष से भरी जिंदगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2001 में उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, कई काम किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर ऑर्मेस यानी ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी के सहयोग से उन्हें उनकी ग्रुप की महिलाओं को ट्रेनिंग मिली और यहीं से कहानी बदलने लगी। उषा रानी ने हमें बताया कि कैसे सबाई घास को पहले खेतों से लाकर सुखाया जाता है, फिर उसे साफ करके हाथों से बुनाई के लिए तैयार किया जाता है और उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सेटा होची सबई घासटा ए जो समान जगह रे बाली जगह रे आमे सेटा लगाउची। अक्टोबर मास रे सेटा लगानिया हुए, थोरे लगई देने सर सेटा 20 वर्ष चल जीवो। वर्ष को थोरे काटा हुए, काटी के तापर आमे सुकई दे के सेटा को वर्ष सारा आमे सेटा को आ मार्केट रे भी मिलुची एबे। महिलाएं एक साथ मिलकर इस काम को सीख सकें, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग, काम करने की जगह और जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
हथकरघा विभाग की मदद से अब गांव की कई महिलाएं इस काम से जुड़ रही हैं। यहाँ पे जो काम करते हैं ना सबाई का 30 महिला, और देखिए कितना कितना सब वैरायटी आइटम बनाते हैं। जैसे कि आप पहने हैं कि इयरिंग्स लाइक हॉट केस और पेन स्टैंड, हैंडबैग, आसन एटसेट्रा। आज ये पहल सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के काफी सारे गांवों तक पहुंच चुकी है। यहाँ की महिलाएं सिर्फ कारीगर नहीं, एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। उनके बनाए गए ये सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मार्केट्स तक भी अपनी पहुंच बना रहे हैं। कभी दिन भर मेहनत के बाद जहां महिलाओं की कमाई सिर्फ हर महीने 3000 से 4000 रुपए होती थी, वहीं अब कई महिलाएं इस काम को करके हर महीने 15 से 20,000 रुपए कमा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि अब कई युवा लड़कियां भी सबाई क्राफ्ट को करियर ऑप्शन के तौर पर अपना रही हैं। यानी ये सिर्फ पारंपरिक कला नहीं रही, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नया मॉडल बन चुकी है। +3 कंप्लीट करछि, प्लस पाठ पढ़िया सहित मु ए सेंटर रे मध्ये काम करूछि। काम करिया द्वारा मोर किछि इनकम भी होछि, पाठ पढ़ा रे अने किछि हेल्प भी हे पारुछि। ता सहित मु एठी काम करिवार मोर 5 वर्ष हो गलानी। ये पहल सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ते प्लास्टिक इस्तेमाल और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों के खिलाफ एक सकारात्मक कदम भी बन रही है। बदलते भारत की यही पहचान है। यहाँ युवा और महिलाएं अपनी जड़ों से जुड़कर एक नए भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कश्मीर, धरती की उस जन्नत में जिसने बना दिया है कश्मीर को वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस फॉर टूरिज्म इन द होल वर्ल्ड। बढ़ते टूरिस्ट के साथ होटल्स, कैफेज, लोकल मार्केट्स और टूर सर्विसेज में नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, जो लोगों को नया रोजगार दे रही है। यानी ये वैली सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि हजारों लोगों के सपनों और रोजगार की नई उम्मीद बन रही है। तो आइए देखते हैं एक झलक। रंग बिरंगी शिकारों से सजी शानदार डल झील हर उस पर्यटक के लिए परफेक्ट पोस्टकार्ड मोमेंट है जो वादी कश्मीर की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहता है। शिकारा, जो सिर्फ एक सवारी हुआ करता था, आज यंगस्टर्स के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म बन चुका है। सोशल मीडिया प्रमोशन से लेकर के क्यूरेटेड टूरिज्म एक्सपीरियंसेस तक, आज कश्मीर के यूथ इस डल लेक की ट्रेडिशनल इकोनॉमी को नए दौर के साथ जोड़ रहे हैं। कई युवा कश्मीरियों के लिए डल झील अब बिजनेस का बड़ा हब बन चुकी है। युवा उद्यमी बिलाल अहमद के लिए यही उनकी आजीविका की रीढ़ है। वो यहाँ गेस्ट हाउस चलाते हैं, जहाँ से झील के खूबसूरत नजारे और शिकारों की आसान पहुँच पर्यटकों के अनुभव को और खास बना देती है। हम डिपेंडेंट टूरिज्म के ऊपर, जो खास करके जो डल वाले हैं, हम चाहते हैं टूरिस्ट और ज़्यादा आए कश्मीर और हम ज़्यादा और कमाएं। कई युवा कश्मीरी अब डल लेक की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में नए अवसर तलाश रहे हैं। ये हम टूरिज्म की ही वजह से चलते हैं, तो टूरिज्म डे बाय डे बूस्ट हो रहा है, काम बहुत बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे शिकारा वाले के हैं, जो शिकारा वाला कस्टमर आते हैं और शिकारा राइड करवाते हैं। जो मेरे जैसे जो जवान लड़के हैं वो भी चलाते हैं शिकारा। अभी जो पढ़े लिखे होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, अब वो भी टूरिस्ट के साथ करते हैं, वो भी चलाते हैं शिकारा। अभी काफ़ी जो शिकारे हैं स्टैंड है बहुत बढ़ गए, यहाँ पे शिकारे भी बहुत बढ़ गए। पर्यटकों की भीड़ से दूर 73 वर्षीय गुलाम अहमद आज भी अपनी वर्कशॉप चलाते हैं, जहां शिकारे बनाए जाते हैं, उनकी मरम्मत और देखभाल की जाती है। ये परंपरागत हुनर डल झील की पहचान को जीवित रखे हुए है।
ये बहुत पुराना है। उस वक्त ज़्यादा टूरिस्ट नहीं यहाँ आता। उस वक्त ज़मींदारों के लिए बड़ा बड़ा नाव बनाता है उधर उधर जाने के लिए, क्योंकि उस वक्त यहाँ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं है। सौंफ और बादाम लोग उधर बेचता है सब्जी, इसीलिए बनाता है बड़ा बड़ा नाव। जब तक वो टूरिस्ट बढ़ता है तब तक फिर ये इसको डिमांड लगता है शिकारा को। डल झील में बढ़ता पर्यटन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, बल्कि रोजगार, उद्यमिता और पारंपरिक हुनर को भी नई पहचान और मजबूती प्रदान कर रहा है। सिर्फ डल लेक ही नहीं, पूरी श्रीनगर वैली अपने एज ओल्ड क्राफ्ट्समैनशिप यानी सदियों पुरानी शिल्प कला के लिए भी जानी जाती है, खासकर कॉपर यूटेंसिल्स यानी तांबे के बर्तन बनाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज की यंग जनरेशन इस ट्रेडिशनल आर्ट को मॉडर्न डिजाइन और ऑनलाइन मार्केट के जरिए और भी पॉपुलर बना रही है। तो चलिए देखते हैं विरासत से सक्सेसफुल बिजनेस तक का ये सफर। श्रीनगर की इन पुरानी गलियों में हथौड़ों की ये खटखट सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक विरासत की पहचान है। तांबे की साधारण शीट पर पड़ती हर चोट धीरे धीरे उभारती है एक नया डिजाइन, एक नई कारीगरी। और अब कश्मीर की ये पारंपरिक कॉपर आर्ट नई पीढ़ी के हाथों में नया रूप ले रही है। आज हम आए हैं श्रीनगर में एक छोटे से वर्कशॉप चला रहे यंग आर्टिसन से मिलने, जो न सिर्फ इस कश्मीरी क्राफ्ट को जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। मिलिए दानिश पठान से, जो अपने छोटे से कॉपर वर्कशॉप में सदियों पुरानी कला को नया अंदाज दे रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तांबे की शीट को काटा जाता है, फिर आग में गरम करके हथौड़ों की मदद से उसे आकार दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है बारीक नक्काशी, जहाँ हाथों की मेहनत साधारण तांबे को खूबसूरत हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बदल देती है। चम्मच, करछी, प्लेट्स, समोवर और डेकोरेटिव आइटम्स, यहाँ हर चीज पूरी तरह हाथों से तैयार होती है। ये खाली कश्मीर में नहीं है, क्योंकि ये दुबई में भी ज़्यादा चलता है, ईरान में भी होता है, और सऊदी अरब के लोग भी इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इस टाइम कश्मीर में बहुत फेमस है। वर्कशॉप से बाहर निकलते ही श्रीनगर की गलियां कॉपर क्राफ्ट की एक अलग दुनिया दिखाती हैं। करीब 600 साल पुराना जैना कदल मार्केट आज भी कश्मीर के कॉपर कारोबार का बड़ा हब माना जाता है। यहाँ सजे समोवर, ट्रे और डेकोरेटिव आइटम्स घाटी की कला और संस्कृति की पहचान है। बदलते ट्रेंड्स और एस्थेटिक प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए अब यहाँ के कई युवा भी इस कारोबार से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर में बने कॉपर प्रोडक्ट्स की मांग सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ी है। पहले सीधे जो प्लेन आता था वही बिकता था, अब इसमें बहुत प्रोसेस आ गए बीच में, उनकी वजह से आर्टिसन भी अच्छा खासा कमाने लगे। तो इसी वजह से हमारा ये, मुझे लगता है अभी ये कॉपर इंडस्ट्री वापस बूम करने लगी है। कश्मीरी घरों में आज भी खास मौकों पर और दावतों में कॉपर प्लेट्स और बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये कला अब सिर्फ विरासत नहीं, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य का भी अहम हिस्सा बनती जा रही है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।